नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइटर प्लस क्लासेस पर। दोस्तों, हम पॉलिटी की सीरीज चला ही रहे थे। पॉलिटी की सीरीज में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज तक समाप्त हो गया है। आज हम एक नया भाग पढ़ेंगे, भाग 5। भाग 5 में क्या पढ़ेंगे? हम राष्ट्रपति के बारे में पहले पढ़ेंगे, जो लगभग आप देखेंगे भाग भाग 5 क्या है, इसे हम पढ़ेंगे लगभग अनुच्छेद कार्यपालिका में। हम अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे पहले? तो कार्यपालिका की शक्ति कहां होती है? राष्ट्रपति में होती है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिकी पद उसका होता है। कार्यपालिका की मेन मुख्य शक्ति जो होती है, अगर हम अनुच्छेद 53 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका की मुख्य शक्ति क्या है? राष्ट्रपति में है। तो क्या हम पढ़ेंगे कार्यपालिका में? राष्ट्रपति पहले हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो स्टार्ट करते हैं यहां से राष्ट्रपति के बारे में। कौन है राष्ट्रपति? भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। और जितने भी कार्य होंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे, विधायी कार्य, जितने कानून बनेंगे, सब पे सिग्नेचर पहले राष्ट्रपति का होता है लास्ट में। और राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई कानून नहीं बनेगा। या इसका मतलब है कि कोई भी कार्य जो होगा भारत में, वह सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा। वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, या कुछ लोग इन्हें रबर का स्टंप भी कहते हैं। लेकिन जो भी कार्य होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा। जितने कानून बनेंगे भारत में, जो भी कार्य होगा वो माना जाएगा कि राष्ट्रपति के नाम पर हो रहा है। भारत में जो भी विधायी कार्य होगा, अंत में जो कानून बन के आएगा, उस पर राष्ट्रपति का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह कानून नहीं बना। और असली शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति होती है, वो प्रधानमंत्री में। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह बात कौन कह रहा है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात इसका मतलब यह कैसा पद हो गया? यह संवैधानिक पद हो गया, क्योंकि संविधान में यह बात लिखी गई है आर्टिकल 12 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात यह एक संवैधानिक पद हो गया। कैसा पद हो गया? क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति पद कैसा होता है, तो यह संवैधानिक पद है। संवैधानिक, यह एक संवैधानिक पद है। ठीक। अब आर्टिकल 53 देखते हैं। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? आर्टिकल 53 यह कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात यानी कि जो भी कार्य होगा, जो कार्यपालिकी शक्ति जितनी है, यानी कार्यपालिकी शक्ति का मुख्य अध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। यानी कि शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति कहां निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 54। आप अनुच्छेद 53 के 2 में देखेंगे तो वहां पे राष्ट्रपति जो है वह रक्षा बलों के, यानी कि जो कमांडर होता है, जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के मुख्य, जो उनकी कह लीजिए चाबी, जैसे कि उनके सबके ऊपर होता है, कमांडर इन चीफ कह सकते हैं आप एक प्रकार से राष्ट्रपति को। रक्षा बल यानी जो सैनिक है, उनको सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च समादेश शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सैनिकों की शक्ति कहां निहित है? सैनिकों की मुख्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कहां? राष्ट्रपति में। सैनिकों की मुख्य शक्ति कहां निर्धारित है? निहित है, सॉरी, सैनिकों की मुख्य शक्ति कहां निहित है? वह राष्ट्रपति में निहित है। कहां? राष्ट्रपति में। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 54। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इनके निर्वाचन में कौन भाग लेगा? तो कौन कौन भाग लेगा? सदन के दोनों सदस्य, सदन के दोनों निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य अर्थात क्या होगा? जो चुनाव जीत कर आए हैं। जैसे अब सदन के दोनों कौन होगा? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा या राज्यसभा।
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी लोकसभा में जो चुनाव जीतकर आए हुए सदस्य हैं, निर्वाचित यानी चुनाव जीतकर आए हुए सदस्य हैं वह। अब कौन है, जैसे जो हम सांसद लोगों को जो चुनाव हम लोग मतदान करते हैं, जनता आम जनता मतदान करती है, वह लोकसभा में वही जाते हैं। तो यानी जो चुने हुए नेता हैं, सांसद हैं वह, और राज्यसभा में जो चुने हुए सांसद आए हैं वह। राज्यसभा में सारे राज्य के विधायक चुनाव मतदान करते हैं। आगे राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे अच्छे से। तो कौन कौन हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए। जितने राज्य हैं इन सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित है, यानी जिन विधायकों को हम मतदान करते हैं वो विधायक लोग भी जो चुनकर विधायक बनते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, वो विधायक लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कौन कौन, लोकसभा के राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा यानी सारे राज्य, जितने राज्य भारत में, सॉरी जितने भारत में राज्य है, जितने राज्य हैं भारत में, जितने राज्य के सभी जो विधायक लोग हैं विधानमंडल के, वो विधानसभा के सदस्य कहे जाएंगे, वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोग भाग लेंगे। लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लीजिए। अब तीसरा लेंगे दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी, यानी हमारे पास तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो कितने हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, जितने लोगों को, विधायक लोग को, सांसद लोग जितने हैं, वो लोग चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो बात उठती है कौन नहीं लेगा। तो कौन नहीं लेगा, आप यहां विधानसभा देख रहे हैं, तो जहां 2 सदन होगा, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, तो यहां विधान परिषद नहीं लिखे, यानी विधान परिषद के सदस्य चाहे चुनाव जीत कर आए हो, चाहे चुनाव जीत कर नहीं आए हो, या मनोनीत वाले हो, वह भाग नहीं लेंगे। तो कौन नहीं लेंगे, पहले तो विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे। और आप देखेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में अब तो खत्म कर दिए 104 संशोधन करके, पहले इंग्लो इंडियन लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब राष्ट्रपति अब नहीं मनोनीत करता, लेकिन करता था। यानी मनोनीत सदस्य जो है उसे नहीं चुनाव में, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। राज्यसभा में आप आगे पढ़ेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते थे वह मनोनीत किए जाते थे, यानी जो चुनाव जीत कर आए वो तो ठीक है, वो तो मतदान करेंगे। जो जिसे राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मनोनीत करके सांसद बना दिया है, राज्यसभा के 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसे मनोनीत किया था, वह चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो कौन नहीं लेगा, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे। सारे केंद्र शासित प्रदेश के लोग भाग नहीं लेंगे, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के ही विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। और तीसरा कौन भाग लेगा, विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे। इतने लोग भाग नहीं लेंगे चुनाव में। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत कर आए हैं, चुनाव किए गए हैं जिनका, वही सदस्य की चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इतना हो गया आपका आर्टिकल 54। अब आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 54 क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन उसमें सदस्य भाग लेंगे। 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या प्रक्रिया होगी राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, इसे हम एकल संक्रमणी भी कहते हैं, और उसके बाद इसे हम हेयर पद्धति भी कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे आनुपातिक और एकल संक्रमणी पद्धति कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा। सिर्फ कैसा चुनाव कहा जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा। अप्रत्यक्ष इसलिए कि इसमें यह प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुनाव नहीं किया जाता राष्ट्रपति का, यानी कि जो जनता है, जनता चुनाव तो करती नहीं। अभी हमने बताया राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ऐसे लोग हम विधायकों को चुनाव करते हैं, और सांसदों का चुनाव करते हैं आम जनता, और फिर वह लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती। इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुनाव नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। इसी के लिए इसे कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका, राष्ट्रपति का। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का।
और कुछ लोग इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा गया है या एकल संक्रमणी कहा गया, लेकिन कुछ लोग इसे कहने से इनकार किए। वैसे एक व्यक्ति थे इंग्लैंड के, हेयर हेयर जी, उन्होंने ही इस प्रणाली का आविष्कार किया था, आनुपातिक है, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। हेयर पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी, इतना इनका नाम है। लेकिन कुछ विद्वान इनसे इन बातों को से इनकार करते हैं और कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा इसे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता नहीं करती, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित चुनाव जीत कर आते हैं वह सदस्य लोग करते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या है? आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति का पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहेगा। तो राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष रहता है। कब तक? 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष। अगर बीच में अपना पद त्याग करना चाहता है तो त्याग कर सकते हैं। पद पर अगर नहीं है, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो इसका पद कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं चले गए, बीमार हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका पद कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। और मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ऐसा एक बार हुआ था कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वह राष्ट्रपति के पद पे रह के राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति का चुनाव था, तो उपराष्ट्रपति पद पे जो थे, अब राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति अपने पद से चले गए, तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर आ गए। तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगे, अब वह पद भी खाली हो गया। तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वह राष्ट्रपति के पद पर रहकर राष्ट्रपति पद का भार संभाले थे। या राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना होगा तो कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया से। किससे? महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से हटाया जाएगा। और महाभियोग प्रक्रिया चलाई कब जाएगी इनके ऊपर? जब यह संवैधानिक उल्लंघन करेंगे। कब? संवैधानिक। जब राष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, तब इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और महाभियोग प्रक्रिया अपनाकर इनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा। उसके पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। और महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है यह बता देते हैं आप लोग को। और संवैधानिक पद क्या है? संवैधानिक पद क्या है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति पहले तो खुद त्यागपत्र दे सकता है, और अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, आगे किस आर्टिकल में बताएंगे। उसके बाद फिर अगर मान, और दूसरा, जब तक राष्ट्रपति पद पे जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता है तब तक राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने के बावजूद भी उस पद पर वह बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके पद पर उपराष्ट्रपति आ जाएगा, और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति भी नहीं है, मुख्य न्यायमूर्ति भी नहीं है, तो उस पद पर कौन आ जाएगा? उस सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज होगा वो आ जाएगा। इतना हो गया ये प्रक्रिया। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो राष्ट्रपति कब हटाए जाएंगे? जब वह संवैधानिक उल्लंघन करेंगे। कब? जब वह संवैधानिक उल्लंघन करेंगे, जब वह संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी राष्ट्रपति को अपने पद से उन्हें हटाया जाता है। तो लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं हटा दिया जाएगा। एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, उसे हम बोलते हैं महाभियोग। तो क्या है महाभियोग की प्रक्रिया? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब क्या है महाभियोग प्रक्रिया यह हम देखते हैं। क्या होता है कि जो राज्यसभा और लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में से किसी एक में पहला प्रस्ताव लाया जाएगा। इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, अब इन्होंने किया है नहीं किया है, यह बात संसद में डिसाइड होगी। इसी को कहते हैं हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि अब निर्णय वाली बात होगी, क्योंकि इनके पास नोटिस जाएगी। उसी तरह होता है जैसे
कोर्ट में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, उसके पास समन जाता है, नोटिस जाती, फिर वो कोर्ट में आता है, कोर्ट में अपनी बातें रखता है, सिद्ध हुआ तो आरोपी, नहीं सिद्ध हुआ तो उसे छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया जाता है। उसी तरह राष्ट्रपति के ऊपर भी अब इनके ऊपर नोटिस जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वह उसे अब गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे वो व्यक्तिगत अपराधी हो, चाहे उसने संवैधानिक उल्लंघन पद पर रहते हुए किया हो, क्योंकि यह माना जाता है कि राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला व्यक्ति 24 घंटा वह पद पर है। टीचर की तरह नहीं है कि 10 बजे गया, 4 बजे आया, उसके बाद स्कूल में जब तक कोई गलत काम करेगा तो स्कूल के प्रति की जिम्मेदारी होगी और टीचर की जिम्मेदारी होगी। स्कूल से बाहर अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई ऐसे व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में अगर रहते हुए कोई गलत काम कर रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन कंपनी से बाहर अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। लेकिन राष्ट्रपति का पद ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पद पे जब वह चाहे बाहर हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, क्योंकि वह हमेशा राष्ट्रपति होता है, तो व्यक्तिगत कार्य में भी अपराध करेगा तब भी, और पद पर रहते हुए कोई कार्य करेगा, कोई अपराध करेगा तब भी वह राष्ट्रपति के पद पर मांगे। इसलिए उनको जब तक वो अपने पद पर, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी, और फिर वह लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी एक में प्रस्ताव आएगा, और प्रस्ताव उस समय लोकसभा के जितने लोग उस समय उपस्थित हैं उसमें से 1/4 लोग कम से कम उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, तभी प्रस्ताव उनके लिए नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पहले नहीं भेजा जाता। पहले क्या होगा, मान लीजिए 100 लोग उपस्थित हैं, मान लीजिए 100 लोग, मान लीजिए ऐसा हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल के 100 लोग हैं तो 100 में 25 लोग यानी 1/4 लोग, 25 लोग यानी 1/4 लोग सिग्नेचर करेंगे कि हाँ इनके ऊपर हमें महाभियोग चलाना है। पहले सिग्नेचर करेंगे, महाभियोग चलाना है, तब इनके पास नोटिस जाएगी, और ये जिस सभा से नोटिस गई है, जिस सभा में प्रस्ताव पारित किया गया महाभियोग के लिए, वहां से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा से गया, 25 लोग पहले सिग्नेचर किए कि हाँ इनके खिलाफ महाभियोग चलाना है, फिर इनके पास नोटिस गई, फिर नोटिस गई ये आए, अब यहां से 2/3 बहुमत से अब लोकसभा में जितने सदस्य हैं यानी 545 जो है सदस्य होते हैं, जो उनसे उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और पास होकर फिर लोकसभा से राज्यसभा जाएगा। अगर राज्यसभा में प्रस्तावित हुआ है तो लोकसभा आएगा, और अगर लोकसभा में प्रस्तावित हुआ है तो राज्यसभा जाएगा। फिर यहाँ राज्यसभा में अब राष्ट्रपति जी आएंगे, अब ये अपनी बातें रखेंगे, क्या सही है क्या गलत है, फिर अपनी बातें रखेंगे। फिर यहां से भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, यहां से भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब यहां से भी 2/3 बहुमत से पास हो, यहां से भी 2/3 बहुमत से पास हो, यहां से भी 2/3 बहुमत से अगर जब पास हो जाएगा तब माना जाएगा महाभियोग प्रक्रिया पूरी हुई। तब इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर इनकी गिरफ्तारी होगी। इसके पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में एक पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, उसमें 1/4 लोग सिग्नेचर करेंगे, उस सिग्नेचर के बाद इनके पास नोटिस जाएगी, 14 दिन पहले नोटिस जाएगी, फिर उस नोटिस से ये आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, चाहे ये खुद भी आएंगे या चाहे अपने किसी प्रतिनिधित्व को भेजेंगे, जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति खुद आए, अपना वकील भेज सकते हैं, अपना किसी प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं, अपना कोई एजेंट भेज सकते हैं, उस एजेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखवाया जाएगा, और फिर यह राज्यसभा में जाएगा, वहां भी नहीं मौका मिलेगा अपनी बातें रखने के लिए। वहां से भी अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तब तो ये गिरफ्तार होंगे, अगर नहीं पास हुआ तो फिर तब जाके यह महाभियोग प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी, और यह तब इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। और यहां से भी 2/3 बहुमत से पास हो गया तब इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, यही इसी प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, और इनको फिर अपना पद त्याग पत्र देना पड़ेगा, और उसके बाद ही जाके इनकी गिरफ्तारी होगी। यह प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। यह महाभियोग की प्रक्रिया, इन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा, यह दिया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से अपनाया जाएगा, यह बात अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं जहां हमने छोड़ा था। कहते हैं हमने 56 में हमने क्या पढ़ा था, 56 में इनकी पदावधि, यानी 56 में क्या था, इनकी पदावधि यानी यह 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे, अपना पद त्याग करते हैं, अपना पद अगर त्याग करते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे, और इनको अगर ये संवैधानिक उल्लंघन करते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यह बातें कहां लिखी गई है, यह बातें अनुच्छेद 56 में लिखी गई है, हमने यहां तक पढ़ लिया था। फिर अगर इन्हें हटाया जाए, अगर ऐसा कोई संवैधानिक उल्लंघन करते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो महाभियोग प्रक्रिया है क्या, यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 61 में।
यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जहां छोड़े थे, हमने 56 पे छोड़ा था, आगे हम 57 पढ़ेंगे, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया बता रही थी, इसलिए हमने अनुच्छेद 61 बता दिया आपको, क्योंकि महाभियोग क्या है ये समझने के लिए। अब हम 56 पे छोड़े थे, तो 56 के आगे हम आगे चलते हैं 57, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या है? क्या है 57? पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति को कितनी बार इनका चुनाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को अपने भारत में चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सके कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में सिर्फ वह राष्ट्रपति का पद 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में बार बार चुनाव नहीं लड़ सकता, सिर्फ 2 बार लड़ सकता है। भारत में भी ऐसा हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो उस समय क्या हुआ, पहली बार तो लोग उन्हें राष्ट्रपति बनाए थे, दूसरी बार इनका मन नहीं था नेहरू जी का कि राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने, क्योंकि इनका मतभेद शुरू होने लगा था थोड़ा थोड़ा, और अंत में दूसरी बार न चाहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी एक बार, उनका सम्मान इतना था कि नेहरू जी सम्मान कर भी करते थे और लोगों का भी सम्मान था, तो मना नहीं कर पाए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर से दोबारा चुनाव लड़े और राष्ट्रपति बने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वह समझ गए थे नेहरू जी अब चाह नहीं रहे हैं, तो यह खुद भी चुनाव लड़े। तीसरी बार उन्हें अपना मेडिकल या बीमारी का बहाना बताया कि उम्र भी हो चुकी थी, तो यह तीसरी बार चुनाव लड़े। तो भारत में ऐसा हुआ कि 2 बार राष्ट्रपति का पद पे चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद से भारत में कोई दोबारा चुनाव लड़ा ही नहीं, हर व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ा है। लेकिन भारत में ऐसा है कि वह अनिश्चित काल जितना चाहे, जब तक चाहे वह राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़ सकता है, कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। इसी कहते हैं हम पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन इसी को हम कहते हैं पुनर्निर्वाचन, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार से कर सकते। लेकिन हम तुलना करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है, इससे ज्यादा वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे देखते हैं आर्टिकल 58, अर्हताएं। अर्हताएं यानी योग्यता कि क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद पे रहने के लिए। तो क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और भारत का नागरिक होने के लिए हमने अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ा है कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या प्रक्रिया है। वो उस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वह राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए वहां की धरती पे पैदा होना आवश्यक है। वहां की धरती पे पैदा होगा तभी वहां पे आप वहां की नागरिकता मिल रही है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो नहीं मिलता। यहाँ पे भारत का नागरिक हर वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक है। जैसे अब अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी जी यहाँ की धरती पर नहीं पैदा होती, लेकिन यहाँ की नागरिकता ली है, तो भविष्य में अगर चाहेंगे तो राष्ट्रपति के पद चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकती हैं, ऐसा। लेकिन कमला हैरिस जी जो उपराष्ट्रपति हैं भारत अमेरिका की, वह उनके ग्रैंड फादर मदर यहाँ, उनकी शायद मदर उधर यहाँ उड़ीसा की थी, मतलब कि उनके पूर्वज यहाँ थे पहले के उनके, इसलिए यहाँ पे उनको भारत मूल की नागरिक माना जाता है। लेकिन वो पैदा अमेरिका में ही हुई थी कमला हैरिस जी, इसलिए वहां पर चुनाव लड़ सकती हैं, लड़ी थी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन भारत में भारत का जो नागरिक होगा वह भारत का राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष से तक उसकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता लोकसभा सदस्य की निर्वाचित होने के लिए होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कब लड़ सकता है? कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष हो, पागल न हो, दिवालिया न हो, उसके ऊपर मुकदमेबाजी न हो, अपराधी न हो, इस तरह की योग्यता होनी चाहिए लोकसभा के लिए। तो वही बताया जा रहा है कि लोकसभा के पद के लिए निर्वाचित होने के, लोकसभा पद के सदस्य के लिए निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो नहीं लड़ सकता। पद पे नहीं होना चाहिए। क्या है लाभ का पद? राष्ट्रपति, राज्यपाल, यह सब जो पद होते हैं लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते। लाभ का पद है जो कोई सरकारी कर्मचारी हो, स्थानीय प्राधिकारी हो, यह सब ऐसे पद पे अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वह लाभ का पद माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो कौन कौन नहीं लड़ सकता ये देख लीजिए। तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन कौन अनुच्छेद 58 में क्या क्या दिया है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
लाभ के पद पर अगर नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के पद के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 58। अब इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कह रहा है? आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें वही कि वो लाभ के पद पर नहीं होगा। पहली बात, वो लाभ के पद पर नहीं होगा। दूसरी बात, उन्हें वेतन भत्ता किराया, राष्ट्रपति पद का पे जो चुनाव लड़ता उनकी क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, उनको सरकारी आवास मिलेगा, मोबाइल खर्च मिलेगा, हेल्थ स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, और यह सब सारी बातें वही शर्तों में आ जाती है। इसमें राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, तो 5 लाख वेतन, बाकी उनको वेतन भत्ता अलग से मिलेगा। बाकी उसके बाद आने जाने का खर्च, गाड़ी का खर्च अलग से गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, मोबाइल खर्च अलग से मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। राष्ट्रपति पद जो छोड़ देते हैं तब भी उनको कुछ सिक्योरिटी और ये सब मिलता है। तो यही सब शर्तें लिखी गई हैं। राष्ट्रपति पद पे क्या शर्तें होंगी, क्या क्या उन्हें मिलेगा, यही है अनुच्छेद 59 में। लगभग ये सब सारी बातें आप लोग जानते ही हैं, उनके लिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। इतना बड़ा पद है तो बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिलती है। तो यह सब है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 या राष्ट्रपति का शपथ के बारे में। राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा लिखा है, यानी वो क्या प्रतिज्ञा लेते हैं और क्या शपथ लेते हैं, वही बात कही जा रही है। शपथ कौन देता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, जो चीफ जस्टिस उस समय होगा वर्तमान में, वही राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा। यही अनुच्छेद 60 में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी इसी में प्रोसीजर भी है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं या मैं संविधानिक उल्लंघन वगैरह नहीं करूंगा। जो सारी बातें हैं वह अनुच्छेद 60 में ही दी गई। आप जानते रहेंगे जब भी प्रतिज्ञा की बात आएगी, शपथ की बात आएगी, तो अनुच्छेद 60 आप ध्यान दीजिएगा। और बस इसमें जानने लायक बात यह है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति, उस समय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। बस इसके आगे अनुच्छेद 61 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का 61, ये 60 हो गया। ये 60 हो गया। और हमने फिर आर्टिकल 61 क्या पढ़ना है? आर्टिकल 61 पढ़े हैं, महाभियोग प्रक्रिया। वही महाभियोग प्रक्रिया हमने पहले पढ़ लिया था, तो 61 नहीं पढ़ना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे खत्म हो जाए, हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61 क्या है? महाभियोग है। महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया इसको हमने पढ़ा ही है, कैसे महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। यही प्रक्रिया जो महाभियोग की है वही आर्टिकल 61 में, इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसे मिटाते हैं, फिर आगे। तो है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनाव नहीं आ जाता, और राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव जरूर कराना है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति अपना पद जब त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। यही सब बातें। और राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर काम करेगा, और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उनके पद पर काम करेगा। और ध्यान रखने वाली बात है, जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति अगर उसके पद पर काम कर रहा है तो उपराष्ट्रपति सैलरी कहां की लेगा? तो उपराष्ट्रपति भी है और राष्ट्रपति के पद भी संभाल रहा है। तो ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाल रहा है तो उसको सैलरी, वेतन, भत्ता जो भी मिलेगा वो राष्ट्रपति पद के कार्य के रूप मिलेगा, जो भी उसमें राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं, जो भी उपराष्ट्रपति, न कि उपराष्ट्रपति पद पे। और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए उन्हें कोई सैलरी वगैरह बहुत नहीं मिलती है। उन्हें जो भी सैलरी वगैरह मिलती है राज्यसभा के सभापति के पद की मिलती है, न कि उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति सैलरी नहीं पाता। लेकिन उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर उनका कार्यभार संभालेगा तो उसमें राष्ट्रपति पद पे जो सैलरी, वेतन, भत्ता मिलता है वही उसमें उपराष्ट्रपति को मिलेगा। राष्ट्रपति पद का सैलरी जितना है, जैसे 5 लाख जो सैलरी है वह उपराष्ट्रपति को मिलेगा जब वो राष्ट्रपति पद का संभालेंगे। जब वो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहे, जैसे मृत्यु हो गई, उसमें उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभाल लेगा। विदेश चले गए या कहीं चले गए, नहीं आए, अचानक से बीमार हो गए, पागल हो गए, तो उनको पद से हटाया जाएगा। उसमें पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और सैलरी भी राष्ट्रपति पद का ही वह लेगा। और मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, वह उनके पद पर आ जाएंगे। बस यही प्रक्रिया अनुच्छेद 62 में दी गई, इसके अलावा कुछ नहीं। तो राष्ट्रपति दोस्तों अब राष्ट्रपति बन गए, मतलब कि शपथ हो गया, प्रक्रिया सारी पता चल गई। अब यह राष्ट्रपति का पद लगभग समाप्त होता है। थोड़े से इनके बारे में है बता देते, कौन कौन सी शक्ति है इनके पास। कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति वही कार्यपालिका वाली शक्ति। दूसरा विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और
पांचवा आपातकालीन शक्ति। अब इन शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या कार्यपालिक शक्ति, क्या विधायी शक्ति है, क्या न्यायिक शक्ति। करते हैं हम कार्यकारी शक्तियों में क्या है, इनको जो नियम बनाने के पावर इनके होता है, माने कि अपने जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये करते हैं, मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, यहां तक कि महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं, महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। ये सब नियुक्ति क्या है, इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं इनकी। ये सब नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यवादी की नियुक्ति, यह सब नियुक्ति क्या है, इनकी इन्हीं की कार्यकारी शक्ति कही जाएगी। यह हो गई इनकी कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाना, लगभग राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ना है, जो इनकी शक्तियां क्या थी, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वीटो शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये सब इनकी जो शक्ति है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत गहराई से और समझने वाली बातें हैं, आप कंफ्यूज ना होइए जिससे, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आगे चल के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अब हम इसे राष्ट्रपति की शक्ति का पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज इसे खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम और वीडियो बना सके, हमें प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले। आप इसके लिए आपको खूब सारे धन्यवाद जो जो लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज हम इसे वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे।